जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। और इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, कक्षपाल यानी कि कारापाल, ठीक है। तो कक्षपाल का जो है वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका है और ये भराना भी शुरू हो गया है, यानी कि ये कल से ही यानी कि 9 जनवरी से ये फॉर्म भरा जा रहा है और ये 8 फरवरी तक भरा जाएगा। यानी कि लगभग आपको जो है 1 महीने का समय दिया गया है। तो जो भी छात्र और छात्राएँ जो है योग हैं, ज़रूर से ज़रूर भरिएगा, क्योंकि कक्षपाल और आपका जो है झारखंड उत्पाद सिपाही दोनों का सिलेबस जो है लगभग सेम टू सेम है। तो आपको जो है अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही पढ़ाई में दोनों का तैयारी हो जाएगा। वैसे तो 2026 में जो है बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है बैक टू बैक। आपको केवल एक ही चीज़ करना है कि धैर्य बना के जो है प्रत्येक दिन नित्य दिन जो है सुबह शाम पढ़ाई लिखाई करते रहना है। आप लोग देखिएगा कि अगर 2026 में आप लोग मेहनत करते हैं तो जो 2026 समाप्त होते-होते आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। इतना कीजिएगा और इसी को ध्यान रखते हुए जो है आप लोग के लिए जो है दिन में क्या है भारत जीके का भी क्लास लेकर आते हैं। भारत जीके का मतलब ये हो गया कि इंडिया लेवल का जीके, और आप सभी जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही में जो है इंडिया लेवल का जीके से जो है 40 सवाल सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोनों ही सब्जेक्ट क्या है अंकदायी है और दोनों के नंबर को ही मिला के आपके रिजल्ट बनाए जाएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। पहला है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, दूसरा है रांची विश्वविद्यालय, तीसरा है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, चौथा है कोल्हान विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची विश्वविद्यालय। तो रांची विश्वविद्यालय क्या है, तो झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है। अब इसकी स्थापना कब हुआ है, निर्माण कब हुआ है, तो ये हुआ है आपका 12 जुलाई, ठीक है। 12 जुलाई 1960 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। अब किससे अलग करके बनाया गया है, तो ये आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। और ये 1960 जो है आपका इम्पोर्टेंट ईस्वी है। इसी समय जो है आपका रिम्स की भी स्थापना किया गया है। किसकी, रिम्स की। रिम्स मतलब झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जिसको इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये आपका रांची बरियातू में स्थित है, ठीक है। तो इसकी भी स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। अब चलिए बाकी विकल्प का भी हम लोग विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका हजारीबाग जिला में। कहाँ है, आपका हजारीबाग जिला में है। अब इसका निर्माण कब हुआ है, तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय का निर्माण 1992 ईस्वी में हुआ है। इतना याद रखना है। चलिए अब बात करेंगे नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर है और इसका निर्माण कब हुआ है, तो ये आपका मेदिनीनगर में है, ठीक है। मेदिनीनगर पलामू में है और इसका निर्माण कब हुआ है, इसका निर्माण हुआ है 2009 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए चौथा विकल्प को भी हम लोग देख लेते हैं। तो बात करेंगे कोल्हान विश्वविद्यालय की। तो कोल्हान विश्वविद्यालय का निर्माण कब हुआ है और कहाँ है, तो ये आपका चाईबासा में है, ठीक है। कहाँ, चाईबासा में है और इसका भी निर्माण आपका 2009 ईस्वी में हुआ है। इतना कम से कम आपको याद रखना है, बाकी हम तो संभाल ही लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है। पहला है घर बंधु, दूसरा है राष्ट्रीय भाषा, तीसरा है आर्याव्रत, चौथा है डेली प्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्याव्रत हो जाएगा। झारखंड राज्य की प्रथम हिंदी, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साप्ताहिक पत्रिका बोला है तो आर्याव्रत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लगभग 1898 से लेके इसका शुरुआत है। सामान्यतः बोल रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं है। अगर आपको यहीं पर पूछ देता कि झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी की जो है पत्रिका कौन है, या साप्ताहिक नहीं डालता केवल हिंदी पत्रिका बोलता, तो आपका हो जाता घर बंधु। लेकिन साप्ताहिक बोला है तो हो जाएगा आपका आर्याव्रत। ये भी आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट कौन है? पहला है दीपिका कुमारी, दूसरा आश्रिता लकड़ा, तीसरा विजय नीलमणि खलखो, चौथा है निक्की प्रधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विजय नीलमणि खलखो जो है झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट है। इतना याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प भी देख लेते हैं। दीपिका कुमारी एक तीरंदाज है, आर्चरी है, धनुर्धर है, कह सकते हैं, और ये रांची रातू की रहने वाली है। ठीक है, कहाँ की? तो रांची रातू की रहने वाली है। इसे रांची की राजकुमारी भी कहा जाता है और गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। यह एक ओलंपियन भी है, ओलंपिक भी खेल चुकी है और खेल के क्षेत्र में यानी कि तीरंदाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण जो है इन्हें 2016 में भारत सरकार का चौथा बड़ा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसे? तो दीपिका कुमारी को। साथ ही 2012 में जो है इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसे? दीपिका कुमारी को। और इन्होंने जो है आपका 2010 में, कब की बात है? तो 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ का गेम हो रहा था, उस समय 2 गोल्ड मेडल जीते थे। कौन? दीपिका कुमारी। इतना आपको याद रखना है। फिलहाल इनका शादी हो गया है अतनु दास से, और अतनु दास भी क्या है? आपके तीरंदाज हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे निक्की प्रधान की। तो ये झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक खेला है। क्या खेला है? ओलंपिक खेलने वाली झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है निक्की प्रधान। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड की पहली महिला अंपायर कौन है? पहला है निक्की प्रधान, दूसरा असुंता लकड़ा, तीसरा आश्रिता लकड़ा, चौथा है झानू हंसदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आश्रिता लकड़ा। आश्रिता लकड़ा क्या है? झारखंड की पहली पहली महिला अंपायर है। इतना याद रखना है। निक्की प्रधान के बारे में बता चुके हैं, ये झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक खेला है। असुंता लकड़ा भी हॉकी खिलाड़ी है और इन्होंने जो है इंडिया की हॉकी टीम को क्या है? नेतृत्व भी किया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? पहला है जामताड़ा, दूसरा बोकारो, तीसरा पलामू, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची से। तो पहले हम लोग को याद रखना है कि कुषाण वंश का जो सम्राट है जिसका नाम क्या है? कनिष्क है, और इसके सिक्के जो है आपके रांची से प्राप्त हुए हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला के हम लोग जो है स्थापना देख लेते हैं। रांची की बात करेंगे तो रांची झारखंड की राजधानी है और यह जिला बना है 1899 में। इतना याद रखना है। रांची को हम लोग क्या कहते हैं? तो रांची को हम लोग झरनों का शहर कहते हैं, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत जो है बहुत सारे जलप्रपात आते हैं। साथ ही रांची को क्या कहते हैं? तो रांची को हम लोग कहते हैं ये, रांची को झरनों का शहर तो हो गया, इसे हम लोग शहीदों का नगर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो शहीदों का नगर भी बोलते हैं। इसके अलावा रांची को हम लोग क्या कहते हैं? तो झारखंड के शिमला के भी नाम से जानते हैं। इतना याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना देख लेते हैं। जामताड़ा की बात करेंगे तो इसको हम लोग सांपों का शहर कहते हैं और यह जिला बना है आपका 2001 ईस्वी को। बोकारो की बात करेंगे तो इसको हम लोग स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं और यह जिला बना है 1991 ईस्वी में। पलामू की बात करेंगे तो यह जिला बना है आपका 1892 ईस्वी में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से कौन सा एक संथाल परगना का पुराना नाम है? पहला है साकची, दूसरा पशुभूमि, तीसरा मोर, चौथा है नरीखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नरीखंड। संथाल परगना का पुराना नाम नरीखंड है, यानी कि संथाल परगना को ही पहले नरीखंड के नाम से भी जाना जाता था। और संथाल परगना वर्तमान में क्या है? तो संथाल परगना वर्तमान में एक प्रमंडल है। क्या है? एक प्रमंडल है। और आपको बता दें कि संथाल परगना प्रमंडल का जो है मुख्यालय आपका क्या है? तो दुमका है। इतना आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो है झारखंड में कितने प्रमंडल है ये भी आपको बताते हुए चलते हैं। तो वर्तमान में जो है अगर प्रमंडल की बात की जाए तो झारखंड में आपके 5 प्रमंडल हैं। कितने? 5 प्रमंडल हैं। और पाँचों प्रमंडल का नाम आपको बता देते हैं। उससे पहले ये भी जान लीजिए कि जब झारखंड बना था
झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बना था उस समय झारखंड में 4 प्रमंडल पाए जाते थे। लेकिन बाद में एक नया प्रमंडल का निर्माण हुआ 2003 में। कब? 2003 में। कौन सा प्रमंडल का? तो कोल्हान प्रमंडल का जो है बाद में निर्माण हुआ है। किससे अलग करके? तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल से अलग करके कोल्हान प्रमंडल का निर्माण हुआ है। और वर्तमान में जो झारखंड में 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। उनमें से एक प्रमंडल आपका संथाल परगना भी है जिसका मुख्यालय दुमका है, ये हम बता चुके हैं। और बाकी प्रमंडल का भी जिक्र कर ही देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल। कौन हो जाएगा? पलामू प्रमंडल। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो मेदिनीनगर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। कौन सा? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। और इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हजारीबाग। और तीसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका रांची हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल जिसका मुख्यालय आपका चाईबासा हो जाएगा। और आपको संथाल परगना का तो बता ही चुके हैं, इसका हो जाएगा क्या? तो इसका हो जाएगा दुमका। तो ये सब जो है आप लोग को लिंक कर कर के ही याद करना है और पढ़ना है। नरीखंड इसका उत्तर हो गया। साकची तो किसका पुराना नाम है? तो जमशेदपुर का जो है पुराना नाम साकची है। किसका? तो जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। पशु भूमि जो है झारखंड को जो है महाभारत में कहा गया है। किसमें? तो महाभारत में झारखंड को पशु भूमि कहा गया है। अगर मोर की बात करेंगे तो मयूराक्षी नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मोर नदी है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड का कौन से प्रथम क्रांतिकारी हैं जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनाम की घोषणा की थी? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है बुद्धू भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बुद्धू भगत। बुद्धू भगत को जो है पकड़ने के लिए जो है क्या है, अंग्रेजों के द्वारा इनाम की घोषणा की गई थी। कितनी? तो 1000 रुपये की जो है इनाम की घोषणा की गई थी। ये आपको याद रखना है। अब बुद्धू भगत की बात किया जाए तो बुद्धू भगत के द्वारा जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। किसका? कोल विद्रोह का। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1831-32 में। इतना आपको याद रखना है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे ये पूछा जाता है, तो वो भी आपको बता दें। तो बुद्धू भगत जो है रांची जिला के रहने वाले थे। अगर प्रखंड पूछ लेगा तो आप लोग बोलिएगा कि ये सर चान्हो प्रखंड का था। लेकिन अगर गाँव पूछ देगा तो गाँव इनका हो जाएगा सीला गाँव के रहने वाले थे। कहाँ? तो सीला गाँव के रहने वाले थे। कौन? बुद्धू भगत। और बुद्धू भगत का जन्म हुआ था 1792 ईस्वी में। इतना कम से कम आपको याद रखना है। और यह जो है आपके उरांव समुदाय से बिलोंग करते थे। क्या? उरांव समुदाय से या उरांव जनजाति से ताल्लुकात रखते थे। कौन? बुद्धू भगत। बाकी का जो है हल्का हल्का से जिक्र करते हैं। बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे हम लोग बिरसा आंदोलन कहते हैं। ठीक है। और बिरसा आंदोलन को ही क्या कहा जाता है? तो उलगुलान कहा जाता है। और उलगुलान का मतलब क्या होता है? तो उलगुलान का मतलब होता है महान क्रांति या महान हलचल आप कह सकते हैं। और इनका कार्यकाल, इनका काल क्या था? यानी कि उलगुलान का काल था तो आप मान सकते हैं 1895 से लेके 1900 ईस्वी को जो है उलगुलान का काल माना जाता है। ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा को जो है लोग प्यार से क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं। और मारंग गोमके का मतलब क्या होता है? तो मारंग गोमके का मतलब हो जाता है महान नेता। क्या होता है? महान नेता। ये आपको याद रखना है। तिलका मांझी की बात की जाए तो तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको हम लोग तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। और इनका आंदोलन का जो है चरम उत्कर्ष था आपका 1783 से लेके 50 ईस्वी तक। इतना याद रखना है। और तिलका मांझी का ही मूल नाम क्या था? तो जबरा पहाड़िया। क्या नाम था इनका? जबरा पहाड़िया इनका मूल नाम था। ये आपको शॉर्ट में याद रखना है। वैसे तो ये बाकी तीनों ऑप्शन के बारे में हम डिटेल में बताएंगे तो आधा घंटा यहीं लग जाएगा, तो शॉर्ट में बता दिए हैं। प्रत्येक दिन तो आपको बताते ही हैं, लेकिन इसलिए रिपीट बताते हैं कि आपको इस तरह से याद हो जाए कि आप चाह के भी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है। पढ़ा रहे हैं तो याद दिलाना भी हमारा ही फर्ज है, तो इसीलिए हम रिपीट बोलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड की पहली फिल्म का क्या नाम है? पहला है नागिन, दूसरा है आक्रांत, तीसरा है बिरसा, चौथा है वासेपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, आक्रांत। आक्रांत क्या है? झारखंड की पहली फिल्म है। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। लेकिन अगर यहीं पर आपको पूछ देता कि झारखंड की पहली नागपुरी फिल्म क्या है, तो झारखंड की पहली नागपुरी फिल्म का नाम है सोना कर नागपुर। क्या नाम है? तो सोना कर नागपुर जो है झारखंड की पहली नागपुरी फिल्म है। और सोना की नागपुर कब रिलीज हुआ था? तो सोना के नागपुर 1992 ईस्वी में रिलीज हुआ था। तो ये जो है हमेशा पूछा जाता है कि झारखंड की पहली नागपुरी फिल्म क्या है? तो सोना का नागपुर याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड की पहली फिल्म क्या है,
है तो आप लोग आक्रांत बोलिएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर जो वासेपुर दिया गया है इसको भी जानिए। वासेपुर एक बॉलीवुड में एक पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर, ठीक है, जो कि झारखंड की धरती पर आधारित है, इसीलिए पूछता है। और ये वासेपुर की बात की जाए तो वासेपुर जो है आपका धनबाद जिला में एक शहर है। क्या है? धनबाद जिला में एक शहर है वासेपुर, जिस पर बॉलीवुड पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर। धनबाद की बात की जाए तो धनबाद को हम लोग क्या कहते हैं, तो झारखंड का कोयला नगरी कहते हैं, या भारत का कोयला की राजधानी भी कहते हैं। और धनबाद जिला बना है 1956 में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पलाऊ निम्न में से किसका पुराना नाम है? पहला है बोकारो, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा पलामू, चौथा है राजमहल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कोई डाउट नहीं, नाम मिलता जुलता है। ऑप्शन नंबर सी पलामू। पलामू को ही पहले पलाउन के नाम से भी जाना जाता था। और पलामू की बात की जाए तो पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। बोकारो की बात की जाए तो बोकारो की स्टील सिटी कहते हैं। और बोकारो जिला कब बना है? तो 1991 ईस्वी में। इतना याद रखना है। जमशेदपुर आपका कहाँ है? तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। राजमहल की बात की जाए तो राजमहल ये कहाँ है? तो आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत। कहाँ? साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। इतना कम से कम आपको याद रखना है। यहाँ पर हम पलामू के बारे में बता दें तो थोड़ा सा बता ही देते हैं कि पलामू में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। पूरे झारखंड में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन पलामू में होता है। और धान के बाद मक्का झारखंड का क्या है? दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा पलामू में जो है आपका तिलहन का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि दलहन का भी उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। ये सब आपको पलामू के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बिजरा बाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? पहला लातेहार, दूसरा है डाल्टनगंज, तीसरा है रामगढ़, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिजरा बाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाल्टनगंज। डाल्टनगंज का पुराना नाम बिजरा बाग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? तो डाल्टनगंज का नया नाम आपका मेदिनी नगर है। क्या है? मेदिनी नगर। और ये मेदिनी नगर नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है? तो ये नाम जो है आपका मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। और मेदिनी राय कौन थे? तो मेदिनी राय जो है आपके चेरो वंश से। कौन सा? तो चेरो वंश के प्रतापी राजा थे, उन्हीं के नाम पर मेदिनी नगर रखा गया है। और मेदिनी नगर जो है पलामू का पुराना नाम है। और डाल्टनगंज का भी पुराना नाम क्या है? तो बिजरा बाग है। ये सब आपको लिंक करके याद रखना है। वर्तमान में मेदिनी नगर क्या है? तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो डाल्टनगंज का ही पुराना नाम क्या है? बिजरा बाग है। लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। रामगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। और ये जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जिला बना है कब? तो ये बना है 1983 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला है 1902, दूसरा है 1958, तीसरा है 1954, चौथा है 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी 1954 में जो है नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। और किसने इसकी स्थापना की थी? तो चार्ल्स जेम्स नेपियर के द्वारा जो है नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। और ये झारखंड ही नहीं पूरा इंडिया लेवल में फेमस है, इसीलिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और नेतरहाट की बात की जाए तो नेतरहाट किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इतना याद रखना है। और हम लोग नेतरहाट के बारे में क्या याद रख सकते हैं? तो नेतरहाट में जो है पूरे झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होता है। क्या होता है? तो सर्वाधिक वर्षा आपका नेतरहाट में होता है। इसके अलावा सर्वाधिक ठंड भी आपको कहाँ लगता है पूरे झारखंड में? तो नेतरहाट में ही लगता है। और नेतरहाट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो नेतरहाट को हम लोग पहाड़ों की मल्लिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहाड़ों की मल्लिका बोलते हैं। और पहाड़ों की रानी के भी नाम से जानते हैं।
और नेत्रहाट क्या है? तो नेत्रहाट एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग जो है सनराइज और सनसेट अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त देखने आते हैं। नेत्रहाट में ही आपका क्या है? तो नेत्रहाट में ही आपका मंगोलिया पॉइंट है। क्या है? मंगोलिया पॉइंट आपका कहाँ है? तो नेत्रहाट में है। साथ ही आपको बता दें कि नेत्रहाट में ही आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है और घाघरी जलप्रपात जो है आपका घाघरी नदी पर है, ये आपको याद रखना है। नेत्रहाट के बारे में आपको इतना कुछ कम से कम याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है? 1902 की बात करेंगे तो सीएनटी एक्ट जो हमारा है, सीएनटी एक्ट जो कि 1908 ईस्वी में पारित हुआ है, तो 1902 में जो है आपका क्या है? सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। किसके द्वारा? तो जे.एच. हॉफमैन के द्वारा जो है 1902 में सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। ठीक है, इतना याद रखना है। 1958 में क्या हुआ था? तो 1958 में एचईसी यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन अर्थात कारखानों का कारखाना का निर्माण आपका 1958 ईस्वी में हुआ था। 1980 की बात करेंगे तो रांची में जो कृषि विश्वविद्यालय है जो कि रांची के कांके में है, उसका निर्माण 1980 में हुआ था। तो इस तरह से आपको लिंक करके ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का सबसे प्राचीन बिजनेस प्रबंधन संस्थान कौन सा है? मैनेजमेंट स्कूल का बात कर रहा है। पहला है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, दूसरा है जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और तीसरा है एमटी बिजनेस स्कूल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या है? झारखंड के सबसे प्राचीन बिजनेस प्रबंधन संस्थान है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग शॉर्ट में XLRI कहते हैं। ठीक है, जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसी को शॉर्ट में कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना की बात करेंगे तो यह 1949 ईस्वी में किया गया है। कब? 1949 ईस्वी में जेसुएट के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पर है? झारखंड के किस स्थान पर है ये आपका जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो ये आपका जमशेदपुर शहर में है। कहाँ है? आपका जमशेदपुर शहर में है। और जमशेदपुर शहर को हम लोग क्या कहते हैं? झारखंड का औद्योगिक राजधानी और झारखंड का खेल राजधानी भी कहते हैं। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स स्ट्रेंथ की स्थापना किस संस्थान के सहयोग से की गई है? पहला है विश्व बैंक, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है एशियाई विकास बैंक, चौथा है यूनिडो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को के सहायता से जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स स्ट्रेंथ की स्थापना किया गया है। बस इसमें इतना ही आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राज्य में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला है 1991, दूसरा है 2001, तीसरा है 2011, चौथा है 2016। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2001 में जो है राज्य में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना 2001 में की गई थी। जहाँ पर एक्सप्लेन के लिए जगह है वहीं पर करेंगे, ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? पहला है जयपाल सिंह, दूसरा है ध्यानचंद, तीसरा है सिलवानुस टुंगडुंग, चौथा है मिशेल बेंजामिन लकड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह मुंडा। और ये कब की बात हो रहा है? तो आपको बता दें कि 1928 में जो है हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था? तो एम्स्टर्डम नामक स्थान पे हो रहा था। और 1928 में जो हॉकी ओलंपिक हो रहा था उस समय भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह थे। और इन्होंने जो है भारत को उस समय कौन सा मेडल दिलाया था? तो गोल्ड मेडल दिलाया था। और ये क्या था? भारत का प्रथम ओलंपिक में पहला गोल्ड था। ओलंपिक में पहला गोल्ड 1928 में ही मिला है, वो भी जयपाल सिंह के नेतृत्व में हॉकी खेल में मिला था। इतना आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका जयपाल सिंह मुंडा। अब जयपाल सिंह मुंडा इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। जयपाल सिंह की जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ है 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी 1903 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। वर्तमान जो खूंटी जिला है वहीं पर इनका जन्म हुआ है, लेकिन पहले खूंटी जिला नहीं था, इसीलिए वर्तमान शब्द को बार बार बोलते हैं। तो वर्तमान खूंटी जिला के टकरा टोली गाँव में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है आपका 20 मार्च को हुआ है। ठीक है, 20 मार्च 1970 में इनकी मृत्यु हुई है। और मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? तो ब्रेन हेमरेज बताया गया है। क्या बताया गया है? ब्रेन हेमरेज बताया गया है।
ये आपको याद रखना है। इन्हें ही लोग प्यार से क्या बोलते हैं, तो जयपाल सिंह मुंडा को ही लोग प्यार से मारंग गोमके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मारंग गोमके बोलते हैं। और मारंग गोमके मतलब होता है महान नेता, ये हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। इतना कम से कम आपको याद रखना है। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ही 1950 ईस्वी में जो है झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी। किसकी, तो झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मदर टेरेसा के पश्चात झारखंड की किस महिला को मिशनरी ऑफ चैरिटी, याद रखिएगा यहाँ पर, मिशनरी ऑफ चैरिटी की प्रमुख नियुक्त किया गया था। पहला है सिस्टर बरला, दूसरा है सिस्टर निर्मला, तीसरा है सिस्टर मरियम, चौथा है सिस्टर कांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिस्टर निर्मला को जो है मदर टेरेसा के बाद झारखंड की ये पहली महिला है, मतलब मदर टेरेसा के बाद झारखंड की ये महिला सिस्टर निर्मला है जिसे मिशन ऑफ चैरिटी की प्रमुख नियुक्त किया गया था। इससे पहले मदर टेरेसा को किया गया था, उसके बाद सिस्टर निर्मला को किया गया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मिशनरी की बात हो रहा है, तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है ईसाइयों का आगमन कब हुआ था, तो ईसाइयों का आगमन झारखंड में ये हुआ था आपका 2 नवंबर। ठीक है, 2 नवंबर 1845 को सबसे पहले झारखंड में ईसाई मिशनरी का आगमन हुआ था। कहाँ पर, रांची में हुआ था। और कहाँ से हुआ था, तो ये आप लोग जर्मनी से आए थे, ये लोग जर्मनी से आए हुए थे। कितने लोग आए थे, 4 लोग आए थे। और चारों किस रूप में आए थे, तो धर्म प्रचारक के रूप में आए थे। इतना आपको याद रखना है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जाता है कि झारखंड में सबसे पहले कौन सा मिशन आता है, तो आपको बता दें सबसे पहले मिशन जो आया था उसका नाम गोस्नर मिशन है, यानी कि GEL। GL मतलब हो जाता है गोस्नर इवैंजेलिकल लूथरन। ठीक है, तो गोस्नर मिशनर सबसे पहले झारखंड में आया था। तो यहाँ तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टर निर्मला। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में 50 एकड़ ज़मीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है। टैंक मतलब आप लोग समझ लीजिए तालाब की बात हो रहा है। ठीक है, या झील भी कह सकते हैं। पहला है बोकारो, दूसरा है पलामू, तीसरा है बसंत राय, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बसंत राय में जो है 50 एकड़ ज़मीन पर फैला एक टैंक है। और इस टैंक के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, ऐसी दंत कथाएँ हैं कि कोई भी व्यक्ति आज तक इस पार से उस पार जो है बसंत राय वाला ये जो पक्का 50 एकड़ का जो टैंक है उसको पार नहीं करने सका है। चाहे नाव से जाके या हाथी में बैठ के या किसी भी सहारे इस छोर से उस छोर जो है पार नहीं हो पाया है। यानी एक रहस्यमयी है। जो भी प्रयास किया है जल समाधि ले लिया है, यानी कि पानी में ही समा गया है। लेकिन ये जानेंगे कि ये बसंत राय है कहाँ। ठीक है, तो बसंत राय जो है आपके गोड्डा जिला में, कहाँ है, आपका गोड्डा जिला में। गोड्डा जिला में भी कहाँ, तो गोड्डा जिला के जो पत्थरगामा प्रखंड में, कहाँ, तो पत्थरगामा प्रखंड में ये स्थित है बसंत राय। ठीक है, और बसंत राय के द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, बसंत राय राजा का नाम है, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसीलिए इसको बसंत राय भी कहा जाता है। गोड्डा की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1983 में। इतना कम से कम आपको याद रखना है। बाकी जिला का स्थापना बता देते हैं। बोकारो की बात करेंगे तो इसको हम लोग स्टील सिटी कहते हैं, यह 1991 में जिला बना है। पलामू की बात करेंगे तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है और यह बना है 1892 में जिला। हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग जिला बना है आपका 1833 में, इसे हम लोग हजार बागों का शहर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। पहला रामगढ़, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा रांची, चौथा हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची में। रांची में भी कहाँ, तो रांची में खेलगांव। ठीक है, रांची में खेलगांव में आपका क्या है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। इतना आपको याद रखना है। अब रांची ये जो खेल विश्वविद्यालय है, यहाँ पर जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है खेल का भी व्यवस्था किया गया है, यानी कि खेल के साथ पढ़ाई भी किया गया है। पढ़ाई का व्यवस्था किया गया है। इसमें जो है 1400 बच्चों का एडमिशन लिया जाता है, जिसमें जो है 700 जो है आपके झारखंड के होते हैं और 700 अपने प्रतिभा के दम पर जो है झारखंड के अलावा दूसरे राज्य के भी शामिल होते हैं। यहाँ पर हॉस्टल जैसा व्यवस्था है, आप लोग खाइए, पढ़िए और खेलिए। ठीक है, तो ये रांची में है। इतना आपको याद रखना है, रांची के खेलगांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है। पहला है बिरहोर, दूसरा है लोहार, तीसरा है सोरिया पहाड़िया, चौथा है मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी सोरिया पहाड़ियाँ। सोरिया पहाड़ियाँ क्या करती है? स्थानांतरण कृषि करती है। स्थानांतरण कृषि मतलब होता है कि स्थान को बदल बदल के कृषि करना। जैसे कोई जंगली एरिया देखे, उसको काटे, उसको साफ किए, उसको जलाएँ, आग लगाए, फिर वहाँ पर जो उपजाऊ भूमि हुआ वहाँ पर खेती करेंगे। वहाँ तब तक खेती करेंगे जब तक उपजाऊ बना हुआ है। जब उपजाऊ खत्म हो जाएगा तो हम दूसरे जगह में चले जाएँगे। यानी कि घूम घूम के कृषि करना क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि कहलाता है या आपका झूम कृषि कहलाता है। घूम घूम के कृषि करना झूम कृषि है और वही स्थानांतरण कृषि है। और ये कौन करती है? तो ये आपकी सोरिया पहाड़ियाँ करती है। और सोरिया पहाड़ियाँ है कौन? तो ये सोरिया पहाड़ियाँ जो है आदिम जनजाति है। क्या है? आदिम जनजाति। और आप सभी जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में 8 आदिम जनजाति पाई जाती है। उन्हीं में से एक आपका सोरिया पहाड़ियाँ है। और सोरिया पहाड़ियाँ जो है माल्टो भाषा बोलती है। कौन सा? माल्टो भाषा। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बाकी जनजाति के बारे में थोड़ा सा बता ही देते हैं। बिरहोर की बात करेंगे तो बिरहोर भी आपका क्या है? आदिम जनजाति। क्या है? आदिम जनजाति। और बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? तो जंगल का आदमी होता है। क्या होता है? तो जंगल का आदमी। इसका आदमी, आदिम नहीं भाई, आदमी इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब बिरहोर की बात किया जाए तो बिरहोर का जो है सबसे अधिक निवास स्थल जो है हजारीबाग जिला में पाया जाता है। कहाँ पर? हजारीबाग जिला में पाया जाता है। और बिरहोर जनजाति की जो है निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो टांडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टांडा कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति के द्वारा जो है एक चित्रकारी की जाती है। कौन सी? तो कोहबर चित्रकारी की जाती है, जिसमें कोहबर का भी अर्थ पूछता है तो कोहबर में कोह का अर्थ गुफा हो जाता है और बर मतलब दूल्हा हो जाता है। लेकिन इसी को जो अगर संयुक्त रूप से हम लोग बोलेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। तो आप लोग जब हजारीबाग जाइएगा तो बिरहोर जनजाति के जो है घर के बाहर दीवारों में जो है कोहबर चित्रकारी दिखाई देगी। तो बिरहोर के बारे में इतना कम से कम आपको याद रखना है। लोहार के बारे में बात करेंगे तो लोहार झारखंड की एक जनजाति है। इनका पारंपरिक पेशा, ठीक है, पारंपरिक पेशा क्या है? तो इनका पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है। यानी कि लोहा का औजार बनाने के काम ये करते हैं। कौन? लोहार जनजाति। मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब मुंडा जनजाति के सर्वप्रमुख देवता का नाम क्या है? तो इनके सर्वप्रमुख देवता का नाम है ये सिंह बोंगा। क्या नाम है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो होता है आपका क्या है? भगवान सूर्य का प्रतीक होता है। क्या है? भगवान सूर्य का प्रतीक होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को किस नाम से जानते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल को बा परब के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? पहला 5वां, दूसरा 6ठा, तीसरा 7वां, चौथा है 8वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5वां। आप लोग सुनते होंगे 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची में जो है आपका अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा लिखी गई है। यानी कि 5वीं अनुसूची के बारे में जो आप सभी को जानना चाहिए, जो जनजातीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं या नहीं रखते हैं, फिर भी जानना चाहिए। ये 5वीं अनुसूची के तहत जो है अनुसूचित क्षेत्र में जो है क्या है? उनकी संस्कृति, उनका जो विधि विधान है, उनका जो है ग्राम सभा है, उन सबको संरक्षण करने की शक्ति दी गई है। ठीक है। और ये निर्धारित कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कौन सा क्षेत्र जो है आपका अनुसूचित क्षेत्र के अंतर आता है कि नहीं, और कौन क्षेत्र में जो है 5वीं अनुसूची लागू किया जाए या नहीं। ठीक है। तो ये सब जो है आपको जानना जरूरी है। तो इसके तहत क्या होता है? तो 5वीं अनुसूची के तहत जो होता है क्या है कि उस क्षेत्र में जो है उन जनजातियों का जो है अपना उनका जो कल्चर है, संस्कृति जो है, उन सबको बढ़ावा देने की शक्ति दी जाती है। साथ ही उनका जो ग्राम सभा है उसको मजबूती प्रदान करने की भी शक्ति दी गई है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कौन सी जनजाति को एक बहादुर मार्शल जनजाति भी कहा जाता है? पहला है कोरवा, दूसरा असुर, तीसरा खड़िया, चौथा है खरवार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी खरवार। खरवार जनजाति को जो है
बहादुर मार्शल जनजाति कहा जाता है। और खरवास जनजाति जो है सत्य और अपने वचन को निभाने के लिए जो है अपना बलिदान देने तक के लिए रेडी रहती है, इसीलिए इन्हें जो है लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। क्या लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। और इनका जो है निवास स्थल सबसे अधिक कहाँ पर है, तो पलामू जिला में जो है इनका सबसे अधिक निवास स्थल है। और पलामू जिला बना है 1892 में। और आपको बता दें कि पलामू जिला में जो है इन्हें क्या कहा जाता है, तो पलामू जिला में इन्हें 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। इतना कम से कम आपको खरवास जनजाति के बारे में याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प की बात करेंगे तो कोरवा भी क्या है, झारखंड की एक आदिम जनजाति है। असुर क्या है, झारखंड की एक आदिम जनजाति है और इसे झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति कहा जाता है। और इनकी भाषा जो असुरी है, जो कि लुप्तप्राय है, लुप्तप्राय कहने का मतलब जो अब समाप्त होने के कगार में है। और असुर का भी पारंपरिक पेशा क्या है, तो पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है। इतना याद रखना है। अगर हम लोग खड़िया की बात करेंगे तो खड़िया जनजाति जो है इसको क्या कहा जाता है, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा ईसाईकरण, ठीक है, ईसाईकरण सबसे ज़्यादा झारखंड में किसका हुआ है, तो खड़िया जनजाति का हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि दलमी एक पुरातात्विक स्थल है, किस नदी के तट पर स्थित है। पहला है बोकारो, दूसरा है अजय, तीसरा है दामोदर, चौथा है स्वर्णरेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा नदी पर है। एक्चुअली में दलमी एक क्या है, पुरातात्विक स्थल है। ये कहाँ पर है, तो आपका धनबाद जिला में है, धनबाद जिला में है। साथ ही ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है या उसके किनारे स्थित है। धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जिला बना है 1956 ईस्वी में। और धनबाद को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो धनबाद को ही हम लोग झारखंड का कोयला नगरी या भारत का कोयला की राजधानी भी कहते हैं। अब यहाँ पर आया है स्वर्णरेखा नदी का जिक्र, तो आपको बता दें स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी जो है जो कि स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर, तो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र नदी कौन है, स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो नगड़ी गाँव से निकलता है। नगड़ी गाँव कहाँ है, तो आपका रांची जिला में है। और ये जहाँ से निकलता है नगड़ी से, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, रानी चुआ कहते हैं। चुआ मतलब आप सभी जानते हैं कि कुआं का छोटा रूप होता है। अब इस स्वर्णरेखा नदी का जो है सहायक नदी कौन है, तो आपका कारो नदी है, खरकई नदी है, संजय नदी है। ये सब क्या है, स्वर्णरेखा का सहायक नदी है। और स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, पालना डैम है। क्या है, पालना डैम। और पालना डैम कहाँ है, तो आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा चांडिल डैम भी किस में है, तो आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। और ये भी कहाँ है, तो आपका सरायकेला खरसावां में है। ठीक है, इसके अलावा आपका जमशेदपुर शहर भी बसा हुआ है इसी के किनारे। ठीक है, और जमशेदपुर जो है पूर्वी सिंहभूम में एक शहर है, ये भी आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि हुंडरू जलप्रपात कौन सा, तो हुंडरू जलप्रपात जो कि झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है, ये भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर ही है। तो इतना कुछ है स्वर्णरेखा नदी के बारे में जानने के लिए। अजय नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, मुंगेर है। कहाँ है, मुंगेर। और मुंगेर कहाँ पर है, तो मुंगेर बिहार में है। ये वही बिहार है जहाँ से हम लोगों ने अलग होके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया है। यानी कि बिहार से जो है 46% भूभाग काट करके हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया है। अगर दामोदर की बात की जाए तो दामोदर नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, टोरी से निकलता है। कहाँ से निकलता है, टोरी से। और टोरी कहाँ पर है, तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब दामोदर नदी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो दामोदर नदी को हम लोग देव नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देव नदी। इसके अलावा यह क्या है, झारखंड का जो है सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है, सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही यह जो है झारखंड का सबसे लंबी नदी है। लंबी मतलब कितना, तो झारखंड में इसकी लंबाई जो है 290 किलोमीटर है। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि दामोदर नदी को जी है कुल लंबाई कितनी है, तो दामोदर नदी की कुल लंबाई है आपका 592 किलोमीटर। कितना, 592 किलोमीटर। ये क्या है, दामोदर नदी की कुल लंबाई है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट दामोदर नदी के बारे में पूछा जाता है कि दामोदर नदी को जो है क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। क्या कहा जाता है, तो बंगाल का शोक। शोक मतलब दुख की बात, तो दुख की बात इसलिए है क्योंकि दामोदर नदी में जो है इतना ज़्यादा बाढ़ आता है कि बहुत ज़्यादा जो है जान माल की क्षति हो जाती है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया है। क्या पाया गया है, कौन सा जगह पाया गया है, पहला है चाईबासा, दूसरा है इसको, तीसरा है दलमी, चौथा है दुमका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, इसको गांव पाया गया है। इसको गांव जो क्या है, बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में है।
कौन? आपका इसको गाँव। और इसको गाँव को आप सभी जानते हैं कि यह जो है आपका क्या है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और कहाँ पर है? तो ये आपका हजारीबाग जिला में है। कहाँ पर है? हजारीबाग जिला में इसको की गुफाएं हैं, आप सभी जानते हैं। हजारीबाग जिला में भी आपका बड़कागढ़ ब्लॉक में, बड़कागढ़ प्रखंड में आपका इसको की गुफाएं हैं या इसको गांव है। ये याद रखना है, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद ही खास है। इतना आपको याद रखना ही होगा। तो ये कहाँ है? आपकी हजारीबाग में। अब हजारीबाग में थोड़ा सा तो बता के ही जाना होगा। तो हजारीबाग जिसे हम लोग हजार बागों का शहर कहते हैं, क्या बोलते हैं? हजार बागों का शहर कहते हैं। और यह जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग में ही आपके क्या है, तो हजारीबाग में आपका बरसो गुफा है। क्या है? बरसो पानी गुफा, जहाँ पर आप लोग जोर से बोलिएगा बरसों पानी, तो पानी बरसने लगता है। इसके अलावा बता दें कि बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है, तो आपका हजारीबाग जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि सूर्य जलकुंड जो है आपका कहाँ है, तो हजारीबाग जिला में है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। यहाँ का तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में गांव मलुटी से किस वंश का संबंध है? पहला है पाल, दूसरा है प्रतिहार, तीसरा है शुंग, चौथा है शशांक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाल वंश का संबंध है। किससे? तो मंदिरों का गांव मलुटी से। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है मंदिरों का गांव किसको कहते हैं, ये पूछता है, क्वेश्चन पूछा है। तो मलुटी गांव को जो है क्या कहा जाता है? मलुटी गांव को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका दुमका जिला में। कहाँ पर है? दुमका जिला में। और दुमका जिला बना है 1855 ईस्वी में। और दुमका में क्या क्या है वो आपको सब बता देते हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। तो दुमका में आपका है हिजला मेला लगता है। क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है। मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी। अब मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकुट के पहाड़ी से निकलता है। अब त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। इसके अलावा आपको बता दें कि दुमका में क्या है, तो इसके अलावा दुमका में आपका जो है मसान जोर डैम है। क्या है? मसान जोर डैम है। और मसान जोर डैम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कनाडा बांध बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। और ये किस नदी पर है? तो आपका मोर नदी पर है। ये सब आपको जो है दुमका के बारे में याद रखना है। वासुकीनाथ मंदिर भी कहाँ है? तो वासुकीनाथ मंदिर भी आपका दुमका जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के कौन से अभयारण्य में चेरो राजाओं के समय का ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? पहला है दलमा, दूसरा है बेतला, तीसरा है गौतम बुद्ध, चौथा है लवालोंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेतला। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ है? तो ये आपका लातेहार जिला में। कहाँ है? आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला 2001 में बना है। इतना आपको याद रखना है। अब आपको जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुई है 1986 ईस्वी में हुई है। इतना याद रखना है। यहाँ पर जो है बाघों की गणना किसकी? तो बाघों की गणना पूरे विश्व में जो है सबसे पहली बार होता है। पूरे विश्व में पहली बार बाघों की गणना यहीं होती है। कब होती है? तो 1932 में होती है। इतना आपको याद रखना है। और यहीं पर जो है 1973-74 से जो है क्या है आपका बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बेतला नेशनल पार्क जो है कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो 200, ठीक है, 226.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, तो बेतला नेशनल पार्क जो है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई है। बाकी विकल्प की बात करेंगे तो दलमा अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। और यह जो है हाथी के संरक्षण के लिए फेमस है। क्या है? हाथी के संरक्षण के लिए बनाया गया है दलमा अभयारण्य। गौतम बुद्ध अभयारण्य की बात करेंगे तो ये कहाँ है? तो आपका कोडरमा जिला में। कहाँ है? आपका कोडरमा जिला में। और कोडरमा जिला बना है 1994 ईस्वी में। लवालोंग अभयारण्य आपका कहाँ है? चतरा में। और चतरा जिला बना है 1991 में। ये सब भी आपको साथ साथ में याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? पहला है बिहार, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण में तो उड़ीसा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि झारखंड के दक्षिण से जो है सीमा साझा करने वाला राज्य आपका उड़ीसा है। इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे कि झारखंड का मैप कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। अगर आकार पूछा जाए तो झारखंड का आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में आपका किसके साथ? तो पश्चिम बंगाल के साथ। और पश्चिम में जो है आपका किसके साथ? तो उत्तर प्रदेश प्लस में छत्तीसगढ़ के साथ। और उत्तर में आपका बिहार के साथ और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। इन 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? आपका झारखंड है। ठीक है, इतना याद रखना है। इसमें जब इतना याद हो ही गया तो आप लोग याद रखिएगा कि पूरब से पश्चिम जो है झारखंड की लंबाई कितनी है? तो 463 किलोमीटर। कितना है? 463 किलोमीटर। यहीं जो है आपको ये भी पूछ दिया जाएगा कि झारखंड का जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो आप लोग बोलिएगा 380 किलोमीटर। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, बिहार आपका उत्तर में है, छत्तीसगढ़ पश्चिम में है, पश्चिम बंगाल आपका पूरब में है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड के किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम है आग पर नंगे पांव चलना? पहला है नवमी डोल मेला, दूसरा है बिंदु धाम मेला, तीसरा है मंडा मेला, चौथा है रथ मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंडा मेला या मंडा पूजा की बात किया जाए। ये सामान्यतः जो है आपका बैसाख महीने से शुरुआत होता है, ठीक है। बैसाख महीने में मनाया जाता है, ये भी कह सकते हैं, या तो बैसाख से शुरुआत होता है, ये भी आप कह सकते हैं। और ये क्या है कि भगवान शिव या महादेव या भोलेनाथ बोलिए, उनका जो है सबसे कठोरतम तप या सबसे कठोरतम उपासना में से में आपका कौन है? एक है मंडा पूजा। भगवान शिव का सबसे कठोरतम उपासना में शामिल है मंडा पूजा। अब इसको कठोरतम हम क्यों कह रहे हैं तो उसको भी बता देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि नंगे पाँव पर चलना होता है, ठीक है। आग पर जो है नंगे पाँव चलना होता है, ठीक है। और उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? फूल खूंदी कहा जाता है। फूल खूंदी के नाम से जाना जाता है। और पीठ में जो है कील पर लटका के जो है चारों ओर घुमाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको धुआंसी कहा जाता है। तो इतना जो है कठोर इसमें जो है प्रक्रिया से गुजरना होता है या बहुत ही मुश्किल तपस्या करना होता है। इसमें जो लड़का उपासक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लड़का उपासक को भक्ता कहा जाता है। और जो लड़की या महिला उपासक होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सोक्ताइन। क्या कहा जाता है? तो सोक्ताइन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और यही जो मंडा पर्व है, जिसको जो पंच परगनिया क्षेत्र में जो है भगता पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भगता पर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, बाकी विकल्प की अगर बात करते हैं तो नवमी डोल मेला कहाँ लगता है? तो नवमी डोल मेला जो है आपका रांची के टाटी सिलवे में लगता है। कहाँ? टाटी सिलवे में लगता है। और ये आपको बता दें कि होली के जो है 9 दिन बाद लगता है। होली के ठीक 9 दिन बाद ये आपका नवमी डोल मेला लगता है रांची के टाटी सिलवे में। इतना याद रखना है। बिंदु धाम मेला कहाँ लगता है? तो बिंदु धाम मेला जो है आपका साहेबगंज जिला में लगता है। कहाँ? आपका साहेबगंज जिला में लगता है, ठीक है। आपका रथ मेला कहाँ रहता है? तो रांची में लगता है। रांची के जगन्नाथपुर में ही आपका क्या है? रथ मेला लगता है। जहाँ पर जगन्नाथ का मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, वहीं रथ मेला लगता है। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सैनिक वेश धारण करके कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? पहला है पैका नृत्य, दूसरा है छऊ, तीसरा है मर्दानी झूमर, चौथा है डोमकच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, पैका नृत्य। पैका नृत्य करने समय जो है क्या है कि ये सैनिक वेश धारण करके नृत्य क्या करना पड़ता है। इसीलिए जो है पैका नृत्य को क्या कहा जाता है? तो मार्शल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है। ये भी आपको याद रखना है। पैका नृत्य जो कि शादी समारोह हो गया या पर्व त्योहार में भी ये किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब बाकी विकल्प की अगर बात करेंगे तो छऊ नृत्य जो है झारखंड की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका जो है प्रदर्शन यूरोपों में भी किया जा चुका है। इसमें जो है ये भी आपका क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। और ये भी आपका क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है। और इसमें जो नर्तक होता है वो क्या है? मुखौटा पहन के नृत्य करता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब छऊ के बारे में बता दें तो छऊ नृत्य का जो है उद्गम स्थल क्या माना जाता है? तो झारखंड के सरायकेला जिला को जो है छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है।
और वैसे आपको बता दें कि छऊ नृत्य को जो है पूरे भारत में 3 जगह उद्गम स्थल माना जाता है, या पूरे भारत में 3 प्रकार का छऊ नृत्य माना जाता है। ये आपका हो जाएगा उड़ीसा का मयूरभंज प्रकार का, कैसा? तो उड़ीसा का जो है मयूरभंज प्रकार का, और पश्चिम बंगाल का जो है पुरुलिया प्रकार का, ठीक है? पश्चिम बंगाल का पुरुलिया प्रकार का, और झारखंड का सरायकेला प्रकार का। ये आपको याद रखना है। अगर बात करेंगे मर्दानी झूमर की, तो मर्दानी झूमर के प्रतिपादक किसको कहा जाता है? तो मुकुंद नायक को कहा जाता है। किसको? मुकुंद नायक को जो है मर्दानी झूमर का प्रतिपादक कहा जाता है। और मुकुंद नायक को क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का राजकुमार या प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। मुकुंद नायक को जो है क्या है, पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जो है मुकुंद नायक को जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये मूल रूप से तो रहने वाले हैं कहाँ के? सिमडेगा के, लेकिन वर्तमान में ये रांची में रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो मर्दानी झूमर के प्रतिपादक कौन है? मुकुंद नायक हैं। डोमकच की बात किया जाए तो डोमकच नृत्य कब किया जाता है? तो शादी विवाह के अवसर में जो है आपका डोमकच नृत्य किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है? पहला है कालामाटी, दूसरा है रुक्का, तीसरा है चैनपुर, चौथा है पारसनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कालामाटी। ये कालामाटी कहाँ है? तो आपका खूंटी में है, ठीक है? खूंटी में आपका कालामाटी है, उसी को क्या, यहीं पर आपका क्या है, बिरसा मृग विहार है। और ये विशेष आपको बता दें कि ये जो है आपका रांची से जो है आपका 20 से जो है 25 किलोमीटर की दूरी में, कितना है? रांची से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में। और यह जो है हिरन के प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात है, यानी कि हिरन के प्रजनन के उद्देश्य से ही यह बिरसा मृग विहार बनाया गया है, जो कि कालामाटी नामक स्थान पर है। और कहाँ पर है? तो ये आपका खूंटी में है। अगर खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जो है ये जिला कब बना है? तो 12 सितंबर 2007 को खूंटी झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। और किससे अलग होके? तो रांची जिला से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया जाता है। और खूंटी जो है झारखंड का ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको बता दें कि वर्तमान में खूंटी में जो है आपके कितने हैं? खूंटी में नहीं, झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और खूंटी के बारे में और एक बात बता देते हैं कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है सबसे अधिक एसटी या आदिवासी जनसंख्या कहाँ है? तो आपका खूंटी जिला में है। साथ ही खूंटी जो है महान जननायकों को जन्म देने वाली धरती है। बिरसा मुंडा का भी जन्म खूंटी के उलीहातू में हुआ है। जयपाल सिंह मुंडा का भी जन्म आपके खूंटी के टकराटोली गांव में हुआ है। ये आपको याद रखना है। अब मुट्टा को हम लोग रुक्का को हम लोग क्यों जानते हैं? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है यहाँ पर, प्रजनन, ठीक है? मगरमच्छ के प्रजनन केंद्र खुला गया है आपका रुक्का में, इतना याद रखना है। चैनपुर से आपका जो है शंख नदी का उद्गम स्थल होता है। और ये चैनपुर कहाँ है? तो आपका गुमला जिला में, और गुमला जिला बना है 1983 में, ये याद रखना है। पारसनाथ की बात करेंगे तो पारसनाथ क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है? और इसी का दूसरा नाम क्या है? तो इसी का दूसरा नाम समेत शिखर है। अब आपको बता दें कि ये सबसे ऊंचा है, हम बोले झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, तो ऊंचाई कितना है? तो 1365 मीटर ये आपका ऊंचाई है, मीटर में नापिएगा तो। और इसी को अगर आप लोग फीट में नापिएगा तो 4478 फीट हो जाएगा, इतना याद रखना है। अब ये जो है कहाँ पर है? तो ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी आपका गिरिडीह जिला में, कहाँ है? आपका गिरिडीह जिला में। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को, ये याद रखना है। अब ये जो पार्श्वनाथ है ये जो है जैन धर्म के लिए, किसके लिए? तो जैन धर्म के लिए तीर्थ स्थल के समान है। अब ये तीर्थ स्थल के समान कैसे हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, कितने? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब ये जो 24 तीर्थंकर में से जो है 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। इनके 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था मालूम है? पार्श्वनाथ था। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। और इन्हीं के नाम पर जो है इस पहाड़ी के नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। एक तीर्थंकर जो है अपने झारखंड से भी हुए, झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी के रहने वाले थे एक तीर्थंकर, ठीक है? और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम शीतलनाथ था। क्या नाम था? शीतलनाथ था। शीतलनाथ, हाँ ठीक है स्पेलिंग। और ये जो है जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। इसका हो गया है कालामाटी।
आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि रोलेक्ट एक्ट का रांची के विरोधियों में कौन सा शामिल था। यानी कि रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने वाले रांची से कौन व्यक्ति थे। पहला है बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, दूसरा है रामदीन पांडे और सज्जन सिंह, तीसरा है भागवत पांडे और विदेश्वरी पाठक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी जो है रोलेक्ट एक्ट का विरोध रांची में कर रहे थे। इतना आपको याद रखना है। अब रोलेक्ट एक्ट के बारे में आपको बता दें कि 1919 में, ठीक है, 1919 में अंग्रेज़ों के द्वारा एक कानून लाया गया था। इसको क्या कहा जाता है, इसको काला कानून कहा जाता है। ठीक है, काला कानून क्यों कहा जाता है, तो आपको बता दें कि रोलेक्ट एक्ट के हिसाब से जो है किसी भी व्यक्ति में अगर शक होता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है या आदमी कुछ गलत कर सकता है, तो शक के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे जो है बेल लेने तक की आज़ादी नहीं थी या अनुमति नहीं थी। इसीलिए जो है रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है और इसे ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून भी कहा जाता है। तो रोलेक्ट एक्ट का तो पूरा देश में विरोध हो रहा था, लेकिन रांची में जो है विरोध कौन कर रहे थे, आपके बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी कर रहे थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी के बाद जो है आपका क्या होता है, तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ये भी आपको किसी दिन हिंदी वाला जो है या इंडिया लेवल का जीके पढ़ाते हैं उससे आप लोग को बता देंगे। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास, जो है काफ़ी शिद्दत के साथ आप लोग के लिए लाए हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाभ उठाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब में इतना बेहतरीन क्लास पढ़ाते हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को जो है नौकरी लग जाए, आपका करियर बन जाए। ठीक है, इतना ही उद्देश्य है। तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने भाई बहन को जम के शेयर कीजिए, क्लास जम के शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के काम आ सके। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।